पढ़ते हैं इस दूसरा नंबर चैप्टर। नाम लिखते हैं पहले चैप्टर का। चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ये चैप्टर सेकेंड चैप्टर दूसरे चैप्टर का ये नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। और सिर्फ हम इसी से रिलेटेड वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक ना। सबसे पहले इस चैप्टर का हेडिंग है क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर बोलेंगे इसे, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। इस चैप्टर का ये पहला नंबर हेडिंग है। देखिएगा ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है तो हम बताएं, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। अगर कोई समतल है तो समतल में उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी, उसी को प्लेन कहते हैं। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, जब दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि लंबाई का गुणा चौड़ाई के साथ करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है। यानी कि किसी समतल के पास क्षेत्रफल का परिमाण तो होगा ही होगा, साथ में उसमें दिशा भी होगी, ठीक ना। तो हम क्षेत्रफल सदिश उसको कहेंगे। जैसे आपके सामने ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बोर्ड का आपको एरिया निकल के आएगा, क्षेत्रफल निकल के आएगा। लेकिन इस क्षेत्रफल सदिश बोला गया है यानी कि सदिश राशियां वह होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। क्षेत्रफल सदिश क्या होगा तो क्षेत्रफल सदिश यानी कि किसी समतल में क्षेत्रफल भी होगा और उसका दिशा भी होगा, उसी को हम क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। और ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, बहुत आसान है, ये जटिल नहीं है, एकदम आसान है। ध्यान से समझिएगा क्या कैसे निकालेंगे आप क्षेत्रफल सदिश। जैसे मान लीजिए अगर यहां हम कोई प्लेन बनाते हैं, ये कोई समतल है, ये कोई प्लेन है, ठीक। इसके पास कुछ ना कुछ गोलाकार ये डिस्क है, पतला डिस्क है, तो इसके पास एरिया होगा। अगर इसके एरिया को हम इसका परिमाण ए मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल सदिश का क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो आप इस समतल के अभिलंबवत परपेंडिकुलर आप एक रेखा खींचेंगे तो यह अभिलंबवत रेखा ही देखा जाए तो ये अभिलंब है, नॉर्मल भी इसको बोलते हैं। किसी भी समतल के आप अभिलंबवत जो रेखा खींचेंगे वह उस समतल के क्षेत्रफल सदिश को निरूपित करेगा। अगर इसका इस प्लेन का इस समतल का एरिया हम थोड़े समय के लिए ए माने हैं और इसके अभिलंबवत 90 डिग्री एंगल बना करके हम एक लंब रेखा खींचे हैं, तो इस समतल के क्षेत्रफल सदिश को ये रेखा प्रदर्शित करेगी और इसे हम एन कैप से प्रदर्शित करेंगे। एक बात और बता दें, एन कैप जिसके ऊपर कैप लगा होता है उसे आप एकक सदिश बोलते हैं, एकक सदिश। और एकक सदिश में क्या होता है, ये फिक्स होता है, इसका परिमाण एक इकाई होता है, इसका परिमाण एक इकाई होता है और साथ में इसके पास क्या होता है, दिशा होता है, ठीक ना। लेकिन परिमाण इसका फिक्स होता है, इसका परिमाण हमेशा एक इकाई होगा। अगर मान लीजिए ये क्षेत्रफल था, ये इसका एरिया आप ए माने हैं, आप इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मान बदल जाएगा क्या, नहीं, मान नहीं बदलेगा, मान वही रहेगा, क्षेत्रफल सदिश। अब हम क्या करेंगे, अगर ये एरिया ये समतल है और इसका क्षेत्रफल सदिश यानी कि वेक्टर ए लिखना है तो उसके साथ में हम एन कैप इंटू ए लिखेंगे। एन कैप एकक सदिश था, इसका मान कितना होगा, एक का गुणा एक के साथ करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं, वो ए ही रहेगा। फर्क क्या है कि इसके पास क्या होता है, दिशा होता है, ये दिशा को प्रदर्शित करेगा, समतल के दिशा को प्रदर्शित करेगा ये एन कैप यानी कि एकक सदिश, ठीक ना। तो हमें इस समतल का क्षेत्रफल सदिश लिखना है तो आप इसके अभिलंबवत एक रेखा खींच दीजिए, वह अभिलंबवत रेखा ही इस क्षेत्रफल के इस समतल के क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। जैसे अभी बात समझिए, ये आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसके परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री का एंगल बना करके आप रेखा खींचेंगे तो इस वाले तल का ये
क्षेत्रफल सदिश होगा। किसी भी समतल का क्षेत्रफल सदिश लिखना होगा तो आप उस समतल के अभिलंबवत क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। आ रही बात समझ में। और इसे लिखने के लिए ए कैप, यानी कि जब ये क्षेत्रफल सदिश है तो हम इसे वेक्टर लगा करके लिखेंगे, तो वेक्टर ए बराबर एन कैप इंटू ए लिखे हैं। ए क्या था, इस समतल का क्षेत्रफल था, और एन कैप क्या था, उस क्षेत्रफल के दिशा को प्रदर्शित कर रहा था। तो ये एकक सदिश है, ठीक ना। एकक हम अपने मन से एकक सदिश जोड़े हैं, ए की दिशा को, इसके क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित। कुल मिलाजुला के आप एक ही बात याद रखेंगे, किसी भी समतल के अभिलंबवत, चाहे समतल गोलाकार हो, चाहे समतल आयताकार हो, चाहे समतल वर्गाकार हो, ठीक ना, आप उसके अभिलंबवत आप एक रेखा खींचेंगे तो वही आपका क्षेत्रफल सदिश होगा। जैसे थोड़े समय के लिए देखिएगा, ये आप कापी देख रहे हैं, इसके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस कापी का क्षेत्रफल, इस समतल का जो आपको दिखाई दे रहा है ये समतल, इसका आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और इसका क्षेत्रफल सदिश निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस तल के अभिलंबवत जो आप रेखा खींचेंगे वही इस तल के क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करेगा। एक बात और आप जानते हैं, बात आप ये जानते हैं, देखिएगा, अगर आप इसको थोड़े समय के लिए वाई अक्ष मानिए, इसको आप एक्स अक्ष मानिए, ठीक ना, हम अभी बता दे रहे हैं, जो समस्या न्यूमेरिकल प्रश्न में आएगा उससे छुटकारा के लिए हम अभी ये बता दे रहे हैं। सिर्फ इतना कह देने से नहीं कि इस समतल के अभिलंबवत एक रेखा खींच देंगे तो वही इसके क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करेगा, ठीक ना। इतना तो जानेंगे, उसके साथ भी आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। और अब की 2023 में इससे आधारित, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा था, फिर भी बच्चे सॉल्व नहीं करके आए हैं। तो हम सभी समस्याओं को अभी से दूर करते चल रहे हैं, बशर्ते आप कंसंट्रेशन में रहिएगा। ध्यान से सुनिए, अगर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, तीनों अक्ष है। अगर हम प्लेन को, अगर मान लो ये काफी आपको समतल दिखाई दे रहा है, थोड़े समय के लिए आप याद रखिएगा, थोड़े समय के लिए इसका एरिया है कुछ, उसको आप ए मान के चलो। आ रही बात समझ में, ए मान के चल रहे हैं, होगा कुछ मान और, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, ए मान के चल रहे हैं। हम इस कापी को एक बार ऐसे रखें, ऐसे रखें, ठीक ना, तो ऐसे रखेंगे, ऐसे रखिएगा, बात समझिएगा। तो इस पर जो आप अभिलंब खींचेंगे वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, एक्स अक्ष की दिशा में जा रहा था क्या, एक्स अक्ष था ना। और इस पर जब आप अभिलंब नॉर्मल यानी कि लंबवत रेखा खींचेंगे तो ये किस दिशा में जाएगा, एक्स अक्ष दिशा। अब इसका क्षेत्रफल कितना था, ए था, परिमाण इसका क्या था, ये था। अब अगर कापी ऐसे रखी हुई है और बगल में एक्स वाई जेड आपको बना करके दिया है, कापी अगर ऐसे रखी गई है तो कहेगा कि इसका क्षेत्रफल सदिश लिखिए। तो हम बता रहे हैं आप क्षेत्रफल सदिश क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वेक्टर ए बराबर ए और एक्स अक्ष की दिशा में, सुनिएगा बनाते हैं बोर्ड पे, एक्स वाई जेड, एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर के कैप होता है। जब हम कापी को जब ऐसे रखे थे तो इसका क्षेत्रफल सदिश, इसका अभिलंब इस पर खींच रहे थे तो किस डायरेक्शन में जा रहा था, एक्स अक्ष की दिशा में। और एक्स अक्ष की दिशा में कौन सा एकक सदिश होता है, आई कैप होता है, क्या, आई कैप। अभी हम आपको बताए वेक्टर ए बराबर एन कैप इंटू ए लिखेंगे, अब एन कैप की जगह पे आप क्या लिख देंगे, आई कैप। तो ये हो जाएगा ए आई कैप। ए का मान हम बोले हैं कि इस कापी का क्षेत्रफल आप ए मान लीजिए। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा किए थे आप, अगर वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आता तो आप ए की जगह पर क्या रख लोगे, 10, ठीक ना। तो 10 आई कैप, यानी कि इस क्षेत्रफल का जो आपको ये सामने प्लेन दिखाई दे रहा, इसका क्षेत्रफल सदिश लिख लिए क्या, कितना, 10 आई कैप। बात क्लियर है। अगर सुनिए, अगर इसी कापी को हम घुमा करके, इसी कापी को हम घुमा करके, अभी पहले तो ऐसे था, अब इसको हम ऐसे घुमा दें, अब जब ऐसे घुमाएंगे तो इस पर अभिलंब रेखा किधर आएगी, इधर, जेड अक्ष के डायरेक्शन में आएगा ना। और जेड अक्ष के डायरेक्शन में कौन सा कैप होता है, ये कैप होता है। तब अगर कापी को बगल में हम क्या बोले कि एक्स वाई जेड कैप बना हुआ है और कापी को आप प्लेन को आप ऐसे रखेंगे, तब इसका एरिया सदिश यानी कि वेक्टर फॉर्म में इसके सदिश, क्षेत्रफल सदिश को लिखना होगा। तब क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे जैसे इसके लिए 10 आई कैप लिखे थे, उसके लिए तुरंत क्या हो जाएगा, 10 के कैप हो जाएगा। क्योंकि ये वाला, इस पर जब आप अभिलंब खींचेंगे, इससे 90 डिग्री का एंगल बना करके खींचेंगे आप,
तो किस डायरेक्शन में जा रहा था, जेड अक्ष के डायरेक्शन में। और जेड अक्ष के डायरेक्शन में कौन सा कैप होता है, के कैप होता है। अगर इसका क्षेत्रफल 10 था तो आप क्या लिखेंगे, 10, यानी कि जब ये ऐसे था तो 10 आई कैप हो गया, जब ऐसे हो गया तो 10 के कैप हो गया। अगर इस प्लेन को आप ऐसे कर देंगे, ऐसे कॉपी को ऐसे कर देंगे, तब आप अभिलंब रेखा ऐसे खींचेंगे जो किस डायरेक्शन में जाएगा, वाई अक्ष के डायरेक्शन में जाएगा, तब इसके एरिया वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, तो 10 जे कैप लिखेंगे। बात क्लियर है। कोनो जरूरी है क्या फिक्स रहेगा क्या 10 हमेशा नहीं, 10 की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई जे के कैप तो क्या रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। इतना बात समझ में आ गया। अब इतना बात दिमाग में अगर आप बैठा लिए हैं तो न्यूमेरिकल प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो। तो याद रखिएगा, किसी भी समतल का अगर क्षेत्रफल है उसका, तो उसके क्षेत्रफल सदिश को लिखने के लिए आप हमेशा उस समतल के अभिलंबवत क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। वह अभिलंबवत रेखा ही उस समतल के क्षेत्रफल सदिश को निरूपित करता है। ठीक, बात क्लियर। इन अगला हेडिंग पढ़ते हैं। अगला हेडिंग ध्यान से देखिएगा, जस्ट इस चैप्टर में इस क्षेत्रफल सदिश के बाद वाला हेडिंग क्या होगा, उसका नाम है घनकोण। इंग्लिश में इसे सॉलिड एंगल बोलते हैं, घनकोण। देखिएगा, आप 12th वाले हैं, घनकोण के बारे में हम बता रहे हैं। उससे पहले आप इतना जानते हैं कि अगर मान लीजिए क्या कि अगर कोई वृत्त आप खींचते हैं, तो अगर आप उस वृत्त का एक चाप ले लीजिए, ठीक। और जब आप चाप खींच रहे थे तो कहीं ना कहीं सेंटर तो जरूर रहा होगा, तभी तो सेंटर से आप क्या खींचे हैं, चाप खींचे हैं। और जब ये किसी सर्किल का जब ये आर्क है तो इसके पास क्या होगा, इसका रेडियस भी होगा, त्रिज्या भी होगी। तो इसकी त्रिज्या भी है, कुछ मान लेते हैं आर। और इस चाप की लंबाई को थोड़े समय के लिए हम कैपिटल एस मानते हैं। इस चाप के दोनों सिरों को आप जब वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो यहाँ बीच में जो कोण बनता है इसका भी एक नाम होता है। इस कोण को हम समतलीय कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं इसको समतलीय कोण कहते हैं। ठीक, अगर आप वृत्त खींचते हैं तो आप पहले एक वृत्त का चाप खींचिए, और वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उस कोण को हम समतलीय कोण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर आप पूरा वृत्त खींच दोगे, अगर ये आप पूरा वृत्त खींच देंगे तो ये समतल पर टोटल कितना एंगल बना देगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर आप हाफ सर्किल बनाते हैं तो ये कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री। अगर आप किसी सर्किल का, किसी वृत्त का 1/4 पार्ट बनाए, सिर्फ इतना बाकी को मिटा दिया जाए, ठीक ना, तो 1/4 पार्ट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90। इस कोण का नाम होता है समतलीय कोण। इसको कौन सा कोण कहते हैं, समतलीय कोण। और इस कोण का मान निकालने के लिए आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इस कोण का मान निकालने के लिए फार्मूला बना है, कोण बराबर चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। अगर मैं मान के चलता हूं कि चाप की लंबाई s थी और वृत्त की त्रिज्या r था, तो जो वृत्त के केंद्र पर कोण बना है उसे हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। और इसका मात्रक, इस कोण का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन, जिसे कैपिटल RA से प्रदर्शित करते हैं। और वृत्त के चाप द्वारा या सर्किल के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उस कोण का नाम है समतलीय कोण, जिसे हम थीटा बराबर S/R या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फार्मूला लगा करके, अगर चाप की लंबाई आपको पता है और वृत्त के त्रिज्या की लंबाई पता है, दोनों का आप अनुपात निकालेंगे तो कोण निकल के आ जाएगा। और इस कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। एक बात और सुनिएगा, एक रेडियन का डिफिनीशन जब बताया जाता है तो पूछा जाएगा कि आपसे एक रेडियन कोण किसे कहेंगे, तो आप देखिएगा क्या कहेंगे। अगर वृत्त के चाप की त्रिज्या की जो लंबाई होगी, वृत्त के चाप की त्रिज्या की जो लंबाई होगी, वृत्त के चाप की जो लंबाई होगी वो वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो जाए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, वृत्त पर जो आप चाप लिए हैं उस चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि अगर इस फार्मूले में देखा जाए तो चाप यस था और इसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या r के बराबर हो जाए, तो थीटा बराबर यस की जगह जब आप r रखेंगे तो r बटे r कट जाएगा, मान क्या हो जाएगा, 1, और मात्रा क्या होगा, रेडियन होगा। यानी कि एक रेडियन कोण का डिफिनेशन आप यहां से बना सकते हैं और कह सकते हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप खींचा जाए
तो वह चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएगा उस कोण को हम क्या कहेंगे, एक रेडियन कहेंगे। यानी कि एक रेडियन वह कोण है, रिपीट करके बोल सकते हैं कि एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप खींचते हैं, जो वृत्त के केंद्र पर आंतरित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। ये अभी हम हेडिंग लिखे घनकोण सॉलिड एंगल, लेकिन अभी हम घनकोण के बारे में नहीं आपको बताए, अभी हम समतलीय कोण के बारे में बताए हैं कि वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम समतलीय कोण कहते हैं। और इस कोण का मान निकालने के लिए चाप बटे त्रिज्या का फार्मूला लगाते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, जिसे आप कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे और एक रेडियन का हम डिफिनेशन भी बताए। अब ये तो समतलीय कोण था, ठीक इसी प्रकार घन कोण भी होगा, लेकिन सुनिएगा घन कोण के लिए हम सर्किल का यूज नहीं करेंगे। सर्किल का जब यूज करेंगे तो जो केंद्र पर कोण बनता है उसे समतलीय कोण कहेंगे, लेकिन घन कोण क्या होगा, सॉलिड एंगल क्या होगा, उसके लिए हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां हम एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं, गोलीय पृष्ठ है मतलब गोलीय पृष्ठ और सर्किल में अंतर होगा भैया। सर्किल या एक फ्रेम की तरह आपको दिखाई देगा और जब गोला लेंगे तो ये एक फुटबॉल की तरह आपको दिखाई देगा। तो इसके पहलवा एक लाइन वाला था, सर्किल था। अभी जो हम लिए हैं ये कल्पना कर लीजिए मन में कि ये हम एक फुटबॉल लिए, ठीक। जब हम आप यहाँ एक फुटबॉल लिए हैं तो इस फुटबॉल का जो बाहरी परत है वो टोटल परत मिल करके इस गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसी कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहेंगे। और घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे और उसका मात्रक समतलीय कोण का मात्रक रेडियन था और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होगा और इसे एसआर से प्रदर्शित करेंगे स्टेरेडियन को। तो सुनिएगा, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे समतलीय कोण कहते हैं और किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, घन कोण। अभी देखिएगा हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा कल्पना ना कर, चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत काल्पनिक आदमी हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे सुनिए, इधर देखिए सब लोग बहुत ध्यान। अगर आप ये घन कोण नहीं समझ पाएंगे तो हम गॉस का प्रमेय पढ़ाएंगे और इस प्रमेय का जब हम प्रूफ करेंगे, गॉस के प्रमेय को जब हम सिद्ध करेंगे, हर साल बोर्ड में उसका डेरिवेशन पूछा गया है, जब हम उसके प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो घनकोण की जरूरत पड़ जाएगी हमको। और अभी आप घनकोण सही से नहीं समझेंगे तो फिर गॉस का प्रमेय गायब हो जाएगा, ठीक। और जब गॉस का प्रमेय गायब हो जाएगा तो इस चैप्टर का 80% भाग आप ऐसी की तैसी कर देंगे। इसलिए बंधुओं बोर्ड पर ध्यान से सुनिएगा, हम जो कल्पना करा रहे हैं उसी कल्पना में आप भी डूबिए थोड़ा सा। देखिए ये गोला था और हम क्या बोले कि गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं, जिसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। उससे पहले समझिएगा, मान लीजिए यहाँ आपके पास एक गुब्बारा है, बड़ा सा एक गुब्बारा है। उस गुब्बारे के किसी भी माने उसका जो बाहरी परत होगा उस पर कहीं भी आप एक अनियमित आकार का छोटा सा क्षेत्रफल लीजिए, जैसे हम यहाँ लेते हैं अनियमित आकार का एक छोटा सा क्षेत्रफल लिए। ये कहाँ है, गोले के बाहरी पृष्ठ पर है, ठीक। इस छोटे से क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं ये क्षेत्रफल है डीए। हम आपको बताएं फिजिक्स में देखिएगा लिखने का लॉजिक होता है, अगर आप डीए लिखते हैं ये भी क्षेत्रफल है, डेल्टा ए लिखते हैं ये भी क्षेत्रफल है और खाली ए लिखेंगे तब वो क्षेत्रफल है। फर्क क्या होता है कि आप जब डीए डी लगा करके लिखेंगे तो क्षेत्रफल तो है लेकिन बहुत छोटा क्षेत्रफल है, और जब डेल्टा ए लिखेंगे तो इसे आप क्षेत्रफल में परिवर्तन भी मान सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि बहुत कम था तो तनी सा उसे बढ़ा के है, इतने बात है। आज जब ए खाली लिखेंगे तो ये भी क्षेत्रफल है लेकिन ये बड़का वाला क्षेत्रफल है, यानी कि ज्यादा क्षेत्रफल है। तो फिजिक्स का ये भाषा है, हम जरूरत पड़ता है तो डीए भी लिखते हैं, जरूरत पड़ता है तो डेल्टा ए भी लिखते हैं और जरूरत पड़ेगा तो ए भी लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा क्षेत्रफल हम डीए लिए और इस क्षेत्रफल की ये जो बाहरी बाउंड्री आपको दिख रही है, इस बाहरी बाउंड्री को आप इस वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे, ठीक ना,
मिलाएंगे तो यहाँ बीच में आप देखेंगे तो हम जैसे तुम लोग आइसक्रीम खाते हो तो कुल्फिया दिखाई देता है ना, तो कुल्फी का जो ऊपर वाला पोजीशन होता है वो एक नियमित रूप से गोलाकार होता है। ठीक, फर्क क्या है कि चीज वही है लेकिन ये क्या है, अनियमित आकार का। इसका ऊपरी वाला जो फेस है वो क्या है, अनियमित आकार का। यानी कि आप कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ में कुल्फी लिए हो, अगर आप कुल्फी लिए हैं और उस कुल्फी के अंदर आप अंदर पार्ट में देखेंगे तो एक सर्किल टाइप से गोला बनेगा ना उसके अंदर नीचे कॉर्नर पर, इसी को हम क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। अगर मान लीजिए अगर आप छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं, इस गोलाकार पृष्ठ पर आप अनियमित आकार का जब छोटा सा क्षेत्रफल लिए तो कोण भी क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा। तो छोटे कोण को आप किससे प्रदर्शित करोगे, डी ओमेगा से। और इस क्षेत्रफल को बढ़ाते जाओ तो आप पूरा गोला का भी क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल ले सकते हैं। तो पूरे गोले के कारण भी इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। तो ध्यान से सोचिए, कल्पना आप करिएगा कि आप एक फुटबॉल लिए हैं, उस फुटबॉल के ऊपरी हिस्से पर चाहे आप अपने सामने चाहे ऊपरी हिस्से पर कहीं आप उस पर एक मार्कर से अनियमित आकार का आप एक क्षेत्रफल लीजिए और इस क्षेत्रफल की ये बाहरी परिधि जो दिख रही है इसको आप इसके सेंटर से मिलाते जाएंगे तो ये शंकुनुमा जो पार्ट बनेगा या ये आइसक्रीम के कुल्फी जैसा जो पार्ट बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। और इसका मान निकालते हैं तो सुनिएगा, जैसे अभी समतलीय कोण का मान आप निकाले थे तो लिखे हो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है, ठीक ना। तो वैसे इसका भी तो कुछ न कुछ मान होना चाहिए। और वो मान कैसे निकालेंगे तो उसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ इस क्षेत्रफल द्वारा, जैसे हम क्या किए थे, पूरा सर्किल लिए थे कि एक चाप लिए थे, वैसे हम यहाँ पूरा गोला नहीं लेंगे, इस गोले पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं दिए, और उस छोटे से क्षेत्रफल के कारण उस गोले के केंद्र पर बनने वाला घनकोण निकालेंगे। तो घनकोण का भी मान छोटा है तो उसे हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। और इसका मान लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो भी आप क्षेत्रफल लिए थे उस क्षेत्रफल को ले लीजिए और जो इस गोले की त्रिज्या होगी, थोड़े समय के लिए इसको क्या मान के चलते हैं, आर, तो इस त्रिज्या का स्क्वायर करके और उसके छोटे से क्षेत्रफल में जब डिवाइड करेंगे तो ये छोटा सा घनकोण डी ओमेगा पता चल जाएगा। जैसे यहाँ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है वैसे यहाँ आप लिख सकते हैं घनकोण बराबर क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ पर लिया गया क्षेत्रफल और बटे गोले की त्रिज्या का क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। तो हमको क्या पता चल जाएगा, घनकोण का मान पता चल जाएगा। एक बात तो अभी आप लिखे हो डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर, यानी कि अब आप ये समझ सकते हैं कि कोई एक गोला था उस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए लिया गया था और उस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बना है उसे हम घनकोण डी ओमेगा कहे हैं। तो ये डी ए बाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए हम चाहे कि आर त्रिज्या का एक फुटबॉल है और पूरे फुटबॉल या पूरे गोले के कारण उसके केंद्र पर कितना कोण बनेगा, जैसे अभी आप लिखे थे पूरे सर्किल के कारण इसके केंद्र पर बनने वाला कोण कितना था, 360 डिग्री था। वैसे गोला अगर है तो उसके पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण उसके केंद्र पर कितना कोण बनेगा तो आपको पता है। सुनिए, अगर इसी गोले को लेते हैं, अगर इस गोले की त्रिज्या क्या थी, आर थी, तो इस पूरे गोले का क्षेत्रफल कोई बता सकता है कितना होगा, वेरी गुड। इस पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आरी बात समझ में। अब क्षेत्रफल डीए की जगह आप क्या लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर और बटे में क्या है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब डी ओमेगा नहीं होगा, अब ओमेगा होगा, क्योंकि हमने पूरा क्षेत्रफल शामिल कर लिया। तो अब घनकोण ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा घनकोण है तो उसे हम ओमेगा से, यानी कि ओमेगा बराबर क्या होगा, 4 पाई, और इसका मात्रक क्या लिखेंगे, इसके रेडियन लिखेंगे, इसके रेडियन, ठीक ना। यानी कि किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर जो घनकोण बनता है उसका मान क्या होता है, 4 पाई इसके रेडियन। अच्छा, एक लॉजिक है, सुनिए।
अगर आप एक छोटा सा वृत्त बनाते हो तब वो एक चक्कर घूमोगे तो वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा? अगर इससे बड़ा आप सर्किल बनाएंगे तो कोण बड़ा हो जाएगा क्या? तब भी क्या होगा? तब भी आप एक राउंड घूमे हो तो 360 ही हो। इससे भी बड़ा आप सर्किल बना देंगे तब भी कितना होगा? 360 ही होगा। वैसे आप एक छोटा सा एकदम भुट्टी भर का एकदम मैंने जैसे जैसे गेंद है, गेंद हाँ, तो गेंद भी एक गोलाकार पार्ट है और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा आप एगो मझिला टाइप का फुटबॉल होता है, एगो एकदम बड़का फुटबॉल होता है। तो आप चाहे छोटा वाला गेंद लीजिए, चाहे इससे बड़ा वाला फुटबॉल लीजिए और चाहे एहू से बड़का आप फुटबॉल लीजिए, ठीक ना? इस सभी के कारण इसके केंद्र पर जो घनकोण बनेगा वो कितना होगा? 4 पाई स्टेरेडियन ही होगा, क्योंकि जब हम पूरे क्षेत्रफल को शामिल कर दिए हैं तो 4 पाई आया है। क्या इसमें कहीं एरिया दिख रहा था क्या? त्रिज्या से रिलेटेड कोई यहाँ इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं, ये एक शुद्ध संख्या है। 4 अलग और पाई अलग है और दोनों मिला देंगे तो 4 पाई हो जाएगा। मतलब ये सोने वाला नहीं है भाई। पाई का मान आपको पता है 3.14 फिक्स होता है और 4 भी फिक्स है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक शुद्ध संख्या है। यानी कि आप गोला छोटा सा लीजिए या उससे बड़ा या बहुत बड़ा आप गोला लीजिए, हर परिस्थिति में उस गोले के केंद्र पर कितना घनकोण अंतरित होगा? 4 पाई स्टेरेडियन होगा। और किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, किसी छोटे क्षेत्रफल द्वारा, अगर किसी आप गोलाकार पृष्ठ पर कोई छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं तो इस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र पर घनकोण का मान निकालने के लिए आप उस छोटे से क्षेत्रफल में उस गोले की त्रिज्या के स्क्वायर से भाग कर देंगे तो उसके केंद्र पर घनकोण पता चल जाएगा। तो जिस प्रकार सर्किल द्वारा, बात समझिएगा, जिस प्रकार सर्किल के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे समतलीय कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसे क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। फर्क कितना होता है दोनों में कि अगर देखा जाए तो समतलीय कोण 2D होगा, 2 डायमेंशनल, क्योंकि जो चीज हम बोर्ड पर बना सकते हैं वो लगभग 2D होता है और 3D वस्तुओं को हम बोर्ड पे, क्या हमें स्पष्ट जो आप अपनी आंखों से फुटबॉल देखते हैं, क्या उस फुटबॉल को हम बोर्ड पे बना सकते हैं? नहीं। तो फुटबॉल जो था वो क्या था? 3D था और सर्किल क्या था? 2D था। यानी कि 2D के लिए समतलीय कोण हो गया यानी कि सर्किल के लिए, और 3D के लिए कौन सा कोण हो गया? घनकोण यानी कि गोले के लिए। तो जिस प्रकार किसी सर्किल का, किसी वृत्त का जो चाप वृत्त के केंद्र पर कोण आंतरित करता है उसे समतलीय कोण कहते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसी को हम क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं, जिसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। इसका मान क्या होगा? स्टेरेडियन होगा। हमारी बात समझ में? अच्छा, अभी एक स्टेरेडियन का डिफिनीशन हमको बनाना हो कि एक स्टेरेडियन क्या होगा, तो आपको पता है डी ओमेगा बराबर डीए बाई क्या है? आर स्क्वायर। अगर इस सर्किल की त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो कुछ मान निकल के आएगा, उस मान के बराबर ही आप उस गोले पर आप क्षेत्रफल लेंगे, यानी कि डीए का मान भी किसके बराबर हो जाए? आर स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो ऊपर से आर स्क्वायर, नीचे से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, और डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 1, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। मतलब अब एक स्टेरेडियन का डिफिनीशन बना सकते हैं और कह सकते हैं कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल पर जो क्षेत्रफल लिया जाए उस क्षेत्रफल का मान उस गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए। तो इस स्थिति में उस क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका मान कितना होगा? 1 स्टेरेडियन होगा। बात क्लियर है? अब इसी को हमें लिखना है। तो अभी तक हम आपको पढ़ाए, 2 बात पढ़ाए। एक, क्षेत्रफल सदिश, किसी भी समतल की अभिलंबवत आप रेखा खींच दीजिएगा, वह रेखा ही उस समतल के क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करेगा। और घनकोण क्या होता है, तो घनकोण के बारे में भी आपको बता दिए। बात क्लियर है? अब इसको हम लिख लेंगे, उसके बाद आगे कवर करेंगे।